Hello dear student, this is the fourth chapter of history, the Mughal Empire. In this chapter we will discuss about the Mughal rulers, their administrative systems and the war campaign. So let's start the chapter. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. मिडिल एज में इंडिया जैसी वास्ट कंट्री, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जहाँ पर लोगों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और उनके कल्चर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इतने बड़े एरिया में रूल करना बहुत मुश्किल था. क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. और मुगल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें इस चीज़ में सफलता मिली. उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया और एक बहुत लंबे टाइम तक रूल किया, जो कि उनके पहले के राजाओं ने नहीं किया था. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. 16th सेंचुरी के मध्य में 16th सेंचुरी का जब हाफ टाइम था, द एक्सपेंडेड देयर किंगडम, उस टाइम पर उन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड करना मतलब फैलाना शुरू किया फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली तक. अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और 17th सेंचुरी तक उन्होंने सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के अधिकतर पार्ट को कैप्चर कर लिया था. दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस. उनकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. दैट आउटलास्टेड देयर रूल. और इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो मुग़ल रूलर्स थे, जो लास्ट के मुग़ल रूलर्स थे, उन्होंने भी उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो किया जो कि स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश किया गया था. leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. और जो पॉलिटिकल लीगेसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था, एक पॉलिटिकल लीगेसी के थ्रू आगे के राजाओं के थ्रू उसे अपनाया गया. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन इंडिया, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स. और आज प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे में इसी रेड फोर्ट में, जहाँ पर जो कि एक टाइम पर मुगल्स का रेजिडेंट था, मुग़ल फैमिली, मुग़ल सोल्जर्स सभी वहाँ पर रहते थे, उसी रेड फोर्ट की दीवार पर खड़े होके एड्रेस करते हैं, मतलब भाषण देते हैं. तो इस तरीके से जो मुगल्स थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया था. हु वर द मुगल्स. अब हम मुगल्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये थे कौन, कहाँ से आए थे और उन्होंने इंडिया को किस तरीके से अपने कंट्रोल में किया, उसके बारे में पढ़ेंगे. द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स. लीनिएजेस का मतलब होता है वंशावली. जो मुगल्स थे वो दो वंशावली से बिलोंग करते थे, डिफरेंट, जो दोनों ही डिफरेंट थे. फ्रॉम देयर मदर साइड, अपनी मदर की साइड से दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खां. अपनी मदर की साइड से वो किसके डिसेंडेंट थे, किसके कह सकते हैं सक्सेसर थे, चंगेज़ खां के, जो 1227 में मर गया था. रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स. और चंगेज़ खां मंगोल ट्राइब का रूलर था, चाइना एंड सेंट्रल एशिया. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर. और अपनी फादर की साइड से ये तिमूर के सक्सेसर थे, जो 1404 में मर गया था. द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. जो ईरान, इराक और टर्की का राजा था. हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. कह सकते हैं कि जो मुगल्स थे उन्हें खुद मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था. इसका कारण क्या था? दिस वॉज बिकॉज चंगेज़ खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मास्कर ऑफ इनमरेबल पीपल. क्योंकि चंगेज़ खां की जब बात होती है तो उसे इसीलिए याद किया जाता है कि उसने बिना किसी मतलब के, मास्कर का मतलब होता है एक टाइम पर बहुत सारे लोगों को मार देना.
उसने इसी तरीके से बहुत से वॉर कैंपेन करे थे जिसमें उसने बिना किसी मतलब के बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर मार दिया था। तो इसीलिए चंगेज़ खां को इसलिए याद किया जाता है और इसीलिए मुगल्स को मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, और साथ ही साथ ये उज्बेक से भी रिलेटेड था। देयर मंगोल कंपेटिटर्स, जो कि मंगोल के कंपेटिटर थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्टरी, और दूसरी तरफ ही जो मुगल्स थे उन्हें टिमुरिड का एंसेस्टर कहलाना, टिमुरिड उनके एंसेस्टर थे इसलिए वो प्राउड फील करते थे, मतलब टिमुरिड के सक्सेसर होना उन्हें प्राउड फील कराता था। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, और वो भी इसीलिए क्योंकि तिमुर ने 1398 में दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनोलॉजी पिक्टोरियली। अब जीनोलॉजी का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि फैमिली ट्री, वंशावली या फिर फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम क्या करते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर से लेकर उसके आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होती है उनकी बारे में लिखते हैं। तो अपने आप को इन लोगों का या फिर तैमूर का सक्सेसर बताने के लिए वो इस चीज़ को कैसे शो करते थे, पिक्चर्स के थ्रू। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ। हर एक रूलर तिमूर और अपने आप को पिक्चर में उतरवा लेता था, मतलब अपनी पेंटिंग बनवा लेता था। टेक अ लुक एट फिगर 2 विच इज़ समवट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। अब हम फिगर 2 में जाते हैं, हमने ऊपर देखा था ये इस तरीके से जो सेंटर में है वो तिमूर है और उसके आसपास जो भी उनके मुगल्स के जो एंसेस्टर थे वो है, और साथ ही साथ जिस भी राजा ने ये उस टाइम पर ये पेंटिंग बनाई होगी वो साथ में खुद भी है, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। द मिनिएचर पेंटिंग तिमूर हैज़ डिसेंडेंट्स एंड द Mughal emperors. Timur is in the center and on his right is his son Miran Shah, the first Mughal emperor, Babur's great grandfather, and then Abu Said, Babur's grandfather. To the left of the Timur are Sultan Muhammad Mirza, Babur's great grandfather, and Umar Sheikh, Babur's father. तो इस तरीके से तिमूर के बाद जितने भी सक्सेसर हुए मुगल्स के वो सभी इसमें हैं। और कौन कौन है ये देखते हैं। द मुगल एम्परर बाबर, मुगल एम्परर बाबर भी है इसमें। अकबर एंड शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन तिमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो इस तरीके की पेंटिंग तैमूर से अपने आप को कनेक्टेड करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो तैमूर से रिलेटेड है, इस तरीके से पेंटिंग बनवाते थे। अब हम बात करेंगे मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। अब जब मुग़ल इंडिया में आए तो उन्हें ऐसे ही कोई भी एरिया रूल करने के लिए नहीं मिला। उन्होंने डिफरेंट राजाओं को यहाँ पर हराया और मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी। हमने इससे पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो मुग़ल डायनेस्टी के इस्टेब्लिश होने से पहले इंडिया में दिल्ली सल्तनत था, इस्टेब्लिश था, और जिसमें कि लास्ट रूलर कह सकते हैं इब्राहिम लोदी था, हु वाज बिलोंग फ्रॉम द लोदी डायनेस्टी, हु रूल्ड 1451 टू 1489। जब लोदी डायनेस्टी ने 1489 तक रूल किया था, और जो लास्ट रूलर था इसका इब्राहिम लोदी, उसी को बाबर ने हराकर यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526-1530 सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 years ओल्ड। बाबर फर्स्ट मुग़ल एम्परर था जिसने 1526 से 1530 तक इंडिया में शासन किया था। सक्सीडेड टू द थ्रोन
ऑफ फरगना, ये फरगना का राजा था। इन 1494 when he was only 12 years old। और फरगना का राजा ये कब बना था? जब ये सिर्फ 12 साल का था और 1494 में वहाँ का राजा बना था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mughal group, the Uzbeks। इसे अपना थ्रोन मतलब अपना जो सिंहासन था उसे छोड़ना पड़ा और फरगना से जाना पड़ा, क्योंकि जो अनदर उसके कंपैटिटर थे उज्बेक्स, जो मंगोल ट्राइब से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने वहाँ पर इन्वेशन मतलब आक्रमण कर दिया था फरगना में, और इसी वजह से बाबर को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा था। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। और बहुत टाइम इधर उधर घूमने के बाद 1504 में उसने काबुल को कंट्रोल में कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और उसे सबसे बड़ी जीत हासिल हुई 1526 में, जब उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली और आगरा को अपने कंट्रोल में कर लिया था। टेबल 1 चार्ट्स सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। अभी हम आगे मुगल्स के कुछ कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉर कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ किस किस मुग़ल रूलर ने वॉर किया और किस एरिया को मुग़ल डायनेस्टी में मिलाया। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वन एन इमीडिएट थ्रेट टू मुग़ल अथॉरिटी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ उस टाइम पर मुगल्स को अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए अफ़गान्स का भी सामना करना पड़ा था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। साथ ही साथ चैप्टर 7 में, इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है कि किस चैप्टर में हम इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अहोम्स जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है असम की, उनके साथ भी मुगल्स के कैसे रिलेशनशिप थे इसके बारे में पढ़ेंगे। द सिख चैप्टर 8 और 10 में हम सिख से कैसे रिलेशंस थे इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड मेवाड़ एंड मारवाड़ सी ऑल्सो चैप्टर 9। हाउ वॉज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफ़ाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। और इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ईरान में जो डायनेस्टी उस वक्त रूल कर रही थी वो सफ़ाविद थी। सफ़ाविद वॉज द डायनेस्टी ऑफ ईरान। तो जो ईरान में सफ़ाविद रूलर्स थे उनके रिलेशनशिप हुमायूं से जो थे वो टोटली डिफरेंट थे अकबर से। थोड़ा बता देती हूँ मैं यहाँ आपको। सफ़ाविद जो रूलर था एक तरीके से हुमायूं का दोस्त था, वहीं दूसरी ओर अकबर के टाइम पर उसकी सेना ने सफ़ाविद ईरान के कुछ इलाके को अपने कंट्रोल में कर लिया था। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन। और उसके बाद हम औरंगजेब के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने गोलकोंडा और बीजापुर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है वॉर कैंपेन, युद्ध के कार्य, और किस तरीके से जो औरंगजेब का युद्ध का अभियान था, वॉर कैंपेन था, डेक्कन में किस तरीके से शुरू हुआ और कौन सा एरिया उसने कैप्चर किया, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Now we will discuss about the Mughal emperors, their major campaigns and important events। अब हम मुग़ल एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कहाँ पर युद्ध किया और उस युद्ध के क्या आउटकम्स निकले, क्या रिजल्ट निकला, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। मैंने आपको बताया हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल, बाबर। फाउंडर कौन था मुग़ल का, मतलब मुग़ल डायनेस्टी को इंडिया में इस्टेब्लिश किसने किया था? बाबर ने किया था। और कब किया था? आफ्टर डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने 1526 में। फिर उसका नेक्स्ट कैंपेन जो था वो 1527 का था। डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड अलाइज एट खानवा। अलाइज मतलब होता है कि समझौता कर लेना, और राणा सांगा से समझौता किया उसने। 1528 डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। चंदेरी एक जगह का नाम है जहाँ पर
1528 में बाबर ने राजपूत्स को हराया था। एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और आगरा में कंट्रोल करने के बाद वो मर गया। आगरा और दिल्ली में कंट्रोल करने के बाद वो मर गया 1530 में। और 1530 में जब वो मरा तो हुमायूं हु वॉज हिज सन सक्सीडेड द थ्रोन। हुमायूं जो कि उसका बेटा था, बड़ा बेटा था, उसने थ्रोन को आगे बढ़ाया या सिंहासन में बैठा। 1530 टू 1540 इसने रूल किया था। फिर बीच में कुछ गैप रहा क्योंकि इस टाइम पर अफ़गान रूलर शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन फिर हुमायूं ने 1555 और 1556 तक रूल किया। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं जब 1530 में जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा, राजा बना, तो उस वक्त अपने पिता की मर्ज़ी से उसका जितना भी इनहेरिटेंस था, मतलब जितनी भी विरासत थी, वो सभी उसने अपने 4 भाइयों में बांट दी। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, और हर एक भाई को एक एरिया दिया गया। प्रोविंस का मतलब होता है एरिया। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कंपेटिटर्स। हुमायूं अफगान्स के अगेंस्ट जब वॉर की उसने, तो उस वक्त वीक पड़ गया क्योंकि जो उसका भाई मिर्ज़ा कामरान था उसने उसे धोखा दिया था। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। चौसा एक जगह का नाम है। 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। एंड कन्नौज 1540, और सेकंड टाइम फिर से हराया उसे कन्नौज के युद्ध में। फेसिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और इस वजह से हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए ईरान में भाग जाना पड़ा। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। तो इस तरीके से ईरान जो था एक तरीके से प्रोटेक्टर था हुमायूं का, और उसका एक अच्छा दोस्त था। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, और सफाविद शाह जो कि ईरान का रूलर था, उसकी हेल्प से हुमायूं ने दोबारा से 1555 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। लेकिन अपने ही महल में एक एक्सीडेंट में वो मारा गया। अब हम बात करेंगे थर्ड मुग़ल रूलर की, अकबर की, हु वॉज द सन ऑफ हुमायूं, जो कि हुमायूं का बेटा था। अकबर वॉज 13 years old when he became emperor। जब हुमायूं मरा तो उस वक्त जो अकबर था बहुत छोटा था, 13 साल का था। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 periods, और इसका जो रूलिंग टाइम था, रेन मतलब होता है रूलिंग टाइम ऑफ अ किंग। किसी भी किंग का रूलिंग टाइम जो होता है उसे रेन कहा जाता है। उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1556 टू 1570, मतलब जो इसका स्टार्टिंग का टाइम था जब वो 13 साल का था। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खां एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। 1556-1570 का टाइम वो था जब अकबर इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इससे पहले जो उसका संरक्षक था बैरम खां, उसके अंडर में रूल कर रहा था। मतलब बैरम खां अकबर के बदले रूल कर रहा था। तो रीजेंट कह सकते हैं कि रीजेंट वो होता है जब कोई राजा छोटा होता है, अंडर एज होता है, और वो प्रॉपरली रूल नहीं कर पाता, तो एक इंसान उसके बदले रूल करता है जिसे रीजेंट कहा जाता है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। और 1556 से ही उसने वॉर कैंपेन करने स्टार्ट कर दिए थे, मिलिट्री कैंपेन करने स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले उसने सूर जो थे उनके अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च किया। एंड आफ्टर अदर अफगान्स, उसके बाद अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। एंड द सप्रेसेस मतलब होता है दबाना, कुचल देना। द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम। हाफ ब्रदर का मतलब होता है सौतेला भाई, और साथ ही साथ जो उसका सौतेला भाई मिर्ज़ा हाकिम था उसके विद्रोह को भी उसने ख़त्म किया। एंड द उज़्बेक्स, जो उनके कंपैटिटर्स थे, जो उनके दुश्मन थे, उज़्बेक्स को भी हराया।
In 1568, the Sisodiya capital of Chittor was seized and in 1569 रणथंभौर, और उसके बाद राजपूत पर भी उसने हमला किया, युद्ध किया और चित्तौड़ और रणथंभौर को अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट जो टाइम है वो है 1570 से 1585 का। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार। जिस टाइम पर गुजरात में मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया, उसके बाद बिहार में, बंगाल में एंड उड़ीसा में भी कैंपेन शुरू किया और उसे कैप्चर कर लिया। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। लेकिन जो ये कैंपेन थे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि इस टाइम पर मिर्जा हाकिम का भी उसे सामना करना पड़ रहा था। जो थर्ड टाइम पीरियड है 1585 टू 1605, इस टाइम पर अकबर का जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हो चुका था। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हुमायूं और अकबर के जो सफाविद से रिलेशंस थे दैट वर डिफरेंट, जहाँ पर एक तरफ सफाविद वर द फ्रेंड ऑफ हुमायूं, वहीं दूसरी तरफ जो अकबर था उसने सफाविद को हराकर उनके एरिया को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उसने कश्मीर को एनेक्स किया, कंट्रोल किया, ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, फिर डेक्कन और बेरार का जो एरिया था वहाँ पर कैंपेन स्टार्ट किए गए। खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। उसके बाद खानदेश और अहमदनगर को भी अपने कंट्रोल में किया अकबर ने। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। और अपने लास्ट ईयर में अपना जो उसका अंतिम टाइम था उस टाइम पर उसे अपने ही बेटे प्रिंस सलीम का रेबेलियन का विद्रोह, या फिर रेबेलियन को विद्रोह भी कह सकते हैं, विद्रोह को झेलना पड़ा, उसका भी सामना करना पड़ा, जो कि फ्यूचर में जहांगीर बना था।